हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेल एग्जाम 2020 के लिए वेल्डिंग से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल और टेक्नीशियन वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन। तो ब्लैक कलर जो जनरली किस सिलेंडर पर पेंट किया जाता है? तो मेनली जो वेल्डिंग में दो सिलेंडर हमारे यूज होते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एस्टिलिन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर हम ब्लैक कलर यूज करते हैं और एस्टिलिन सिलेंडर पर मैरून कलर हम मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के लिए आपका ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैरून कलर का सिलेंडर है एस्टिलिन सिलेंडर है और जो ब्लैक कलर का है ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, यहाँ पे ये कलर जो है इनकी पहचान के लिए किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकी पहचान हो सके इसके लिए ही इन पर ये कलर किए जाते हैं, ब्लैक और मैरून। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो एस्टिलिन सिलेंडर के अंदर एस्टिलिन भरी जाती है वो लगभग उसका प्रेशर 15 बार के आसपास होता है और ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन गैस भरी जाती है उसका प्रेशर लगभग 135 बार होता है। ठीक है, 135 बार होता है। तो इस तरह क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप याद करके चलिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कोल्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए किस मटेरियल को मेनली यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए फ्लक्स को यहाँ पे यूज किया जाता है और फ्लक्स का जो वर्क होता है वो गर्म धातु जो मतलब वेल्डिंग करते टाइम जो हमारी जो मेटल यहाँ पे पिघल जाता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मेटल पिघल जाएगा उसको जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है इससे ये रिएक्शन ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स यूज किया जाता है और ये फ्लक्स जो है एक सील्डिंग मीडियम की तरह इसे वातावरण के ऑक्सीजन से बचाता है ताकि यहाँ पे ऑक्साइड ना बन पाए। ठीक है, तो उसी ऑक्साइड से बचाने के लिए ये यहाँ पे फ्लक्स यूज करते हैं और फ्लक्स में मेनली जो फेरस मटेरियल के लिए फ्लक्स यूज करते हैं हम उसमें सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में। ठीक है, और इसका मेन काम यही होता है कि ये ऑक्साइड बनने से रोकता है। ठीक है, वेल्डिंग जोन पर यहाँ पे जहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे ऑक्साइड ना बन जाए, तो इसलिए हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ये इसका मेन वर्क है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है जो इलेक्ट्रोड पे कोटिंग होती है उसके लिए फ्लक्स यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीहीटिंग ऑफ वर्क पीस इज इसेंशियल इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में किसकी प्रीहीटिंग इसेंशियल होती है, मतलब जरूरी होती है? ठीक है, तो वो होता है यहाँ पे कास्ट आयरन। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कास्ट आयरन में क्या होता है, कार्बन परसेंटेज अधिक होने की वजह से अगर इसकी डायरेक्ट हम वेल्डिंग कर देते हैं तो इसमें इंटरनल स्ट्रेस मतलब आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, इनको दूर करने के लिए इसका प्रीहीटिंग करना आवश्यक हो जाता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन की डायरेक्ट वेल्डिंग ना करके इसे प्रीहीटिंग करते हैं। प्रीहीटिंग होता है पहले इसको हीट कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद ही इसको फिर वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कास्ट आयरन को पहले से हीट किया जा रहा है इस फ्लेम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हीट किया जाएगा इसको और हीट करने के बाद में फिर इसको वेल्ड किया जाएगा। तो ये इसेंशियल होता है कास्ट आयरन में प्री हीटिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग से पहले यहाँ पे प्री हीटिंग की जाती है कास्ट आयरन में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस इज यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सी गैस यूज की जाती है? तो इनर्ट गैस के रूप में जो यहाँ पे यूज की जाती है वो दो गैस मेनली यूज की जाती है एमआईजी में। एक तो होती है आर्गन गैस AR और दूसरी होती है हीलियम। आर्गन और हीलियम ये दो गैस मेनली हम यूज करते हैं एमआईजी वेल्डिंग में। ठीक है, लेकिन एक एक्टिव गैस के रूप में भी CO2 का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। जब यहाँ पे इनर्ट गैस एमआईजी वेल्डिंग में इनर्ट गैस यूज करते हैं तब इसे एमआईजी वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, लेकिन जब इसमें एक्टिव गैस के रूप में CO2 का प्रयोग किया जाता है उस टाइम पर इसका नाम जो है MIG ना होकर MAG हो जाता है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग इसका उस टाइम पर नाम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है MIG और MAG। इनर्ट गैस यूज करेंगे तो MIG बोलते हैं और एक्टिव गैस CO2 यूज करते हैं तो इसे MAG तब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनर्ट गैस के रूप में आर्गन और हीलियम और एक्टिव गैस के रूप में यहाँ पे CO2 गैस यूज की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको याद रखने हैं, इसके ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो कौन सी वेल्डिंग में हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है? तो ये होता है मेनली हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसे बोलते हैं GTAW, या फिर इसको TIG वेल्डिंग भी यहाँ पे हम बोलते हैं, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो TIG बोलो या GTAW बात एक ही होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। TIG वेल्डिंग में हमारा टंगस्टन का एक
नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है, याद रखना है टंगस्टन का यूज होता है और वो होता है नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल होता है वो, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें सील्डिंग के लिए, ताकि यहाँ पे जो वातावरण में ऑक्सीजन है उससे ये हमारी जो वेल्डिंग मटेरियल है वो उससे रिएक्शन ना कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इनर्ट गैस यूज की जाती हैं। और इनर्ट गैसों में हम यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था, आर्गन और हीलियम। ठीक है, दो गैस को मेनली यूज किया जाता है, आर्गन और हीलियम, जो हमारे जो वेल्डिंग मटेरियल को पर ऑक्साइड की फिल्म बनने से रोकती है। ठीक है, ऑक्साइड वहाँ पे ना बन पाए, इसलिए यहाँ पे आर्गन और हीलियम दो इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है मेनली, वो GTAW, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय। तो ग्रे कास्ट आयरन को किससे वेल्ड किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो गैस वेल्डिंग होगा। ठीक है, गैस वेल्डिंग के द्वारा ही ग्रे कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, और ग्रे कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग है मेनली न्यूट्रल फ्लेम या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम द्वारा की जाती है, ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे दो सिलेंडर दिए गए हैं। तो गैस वेल्डिंग में मेनली हमारे दो सिलेंडर यूज होते हैं, एक या तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और एक एस्टिलीन का सिलेंडर। ठीक है, पहचान के लिए मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर पर ब्लैक रंग होता है और एस्टिलीन पर मैरून कलर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर में बता चुका हूँ ऑक्सीजन का 135 बार, और एस्टिलीन में एक्सीलेंट सिलेंडर में जो गैस का प्रेशर होता है वो लगभग 15 बार के आसपास होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, मेनली याद रखने का इसमें यही पॉइंट है, ग्रे कास्ट आयरन को गैस वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किया जाता है और फ्लेम जो है मेनली यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज की जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन, इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाई। तो आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में जो करंट वैल्यू किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? तो ये डिसाइड की जाती है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के साइज के द्वारा करंट वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में अब आर्क जो जनरेट होती है आर्क वेल्डिंग में, वो वर्क पीस, जैसे कि हमारे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड का जब कॉन्टैक्ट होता है तो उसके रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे आर्क जनरेट होती है आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक आपका वर्क पीस है और जब भी यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोड इससे कांटेक्ट करेगा तो उस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे आर्क जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे मेटल को पिघलता है। ठीक है, और इस आर्क का टेम्परेचर होता है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो मेनली कॉपर के इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज की जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज की जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो स्टेनलेस स्टील की जो वेल्डिंग होती है वो डिफिकल्ट होती है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म, ऑक्साइड फिल्म जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है स्टील पर। इस तरह के नीचे आप देख सकते हैं ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको वेल्ड करना थोड़ा टिपिकल होता है। ठीक है, इस केस में स्टेनलेस स्टील केस में वेल्डिंग थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्साइड फिल्म का। अब स्टेनलेस स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील जो है हमारी वो कोरोजन को रजिस्ट करती है। ठीक है, और इसे आसानी से कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता स्टेनलेस स्टील को। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो निकिल है Ni, निकिल 8%, 8%, और क्रोमियम जो है वो लगभग 18% के आसपास होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन भी इसका याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कार्बन की बात करें तो कार्बन इसमें 0.8% के आसपास इसमें होता है। तो ये वैल्यू है इसमें कार्बन की। निकिल 8%, निकिल 8%, क्रोमियम 18% और कार्बन 0.8% इसमें होता है। वेल्डिंग कठिन होती है क्योंकि फॉर्मेशन हो जाता है इसमें ऑक्साइड फिल्म का, जिसकी वजह से वेल्डिंग नहीं होती है। ऑक्साइड फिल्म का जो फॉर्मेशन होने की वजह से जब वेल्ड करते हैं और ऑक्साइड फिल्म का बन जाती है ऑक्साइड फिल्म, तो बाद में क्या होता है वो उसकी एक लेयर सी उतर जाती है वेल्ड पर से, तो वेल्ड ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MIG वेल्डिंग हीलियम और आर्गन गैस इज यूज इन ऑर्डर टू। ठीक है, तो MIG वेल्डिंग में, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हीलियम और आर्गन गैस को यूज किया जाता है एक्ट एज सील्डिंग मीडियम की तरह। ठीक है, ये सील्डिंग मीडियम का काम करती है, मतलब कि वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जो आप पे वेल्ड मेटल है उससे मिलकर यहाँ पे ऑक्साइड ना बना ले, तो उसे मिलने से ये रोकती हैं ताकि यहाँ ऑक्साइड ना बन पाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हीलियम और आर्गन गैस का
यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं आप, यहाँ पे जो डब्बा है ये गैस के लिए यूज़ किया जा रहा है, सिलेंडर। यहाँ से गैस इसके अंदर आती है और फिर यहाँ से वेल्ड जोन पर इसको डाला जाता है। इसमें ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। कंज्यूमेबल होता है जो वेल्डिंग रोड के साथ पिघल जाता है, मतलब ठीक है, जब हमारी धातु नीचे से पिघलती है तो उसी के साथ ये इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे पिघल जाता है और यहाँ पे वेल्डिंग जोन में आकर गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिघलने वाला इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एमआईजी वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। और आर्गन और हीलियम गैस जो इनर्ट गैस के रूप में ये सील्डिंग मीडियम की तरह यूज़ की जाती हैं, आर्गन और हीलियम गैस, ताकि वातावरण की गैसें जो हैं यहाँ पे मिल के क्रिया ना कर लें हमारी धातु से, इसलिए ये एक सील्डिंग की तरह यूज़ होती है आर्गन और हीलियम। सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीम वेल्डिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर मटेरियल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम। ठीक है, तो सीम वेल्डिंग जो है वो एक कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग होती है। स्पॉट वेल्डिंग कैसी होती है? स्पॉट वेल्डिंग में जो दो वर्कपीस होते हैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में होते हैं, इस तरह से दोनों तरफ इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में होता है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे वेल्डिंग अगर करना हो तो उसे बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेल्डिंग करना स्पॉट वेल्डिंग होता है। ठीक है, जबकि कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग बोलते हैं। जब इसके काफ़ी सारे मतलब लगातार सभी पॉइंटों पर वेल्डिंग करना हो, यहाँ पे सभी पॉइंटों पर, तो उसे बोल जाएंगे हम सीम वेल्डिंग। और सीम वेल्डिंग को नीचे दिखाया गया है, मतलब ये कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग होती है। और इसमें व्हील वाले इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। अपर व्हील इलेक्ट्रोड यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपर व्हील इलेक्ट्रोड है और नीचे भी दिया गया है लोअर इलेक्ट्रोड व्हील। ठीक है, तो यहाँ पे चक्कर वाले जो इलेक्ट्रोड है वो यूज़ किए जाते हैं और इसे कॉन्टिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वे लगभग 0.025 से लेकर 3 mm तक के बीच के मेटेरियल को वेल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सीम वेल्डिंग के लिए। ठीक है, एक होता है यहाँ पे मैं 3 प्रकार के वेल्डिंग जो मेनली यूज होते हैं, एक होता है स्पॉट वेल्डिंग, एक होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग और एक होता है सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो स्पॉट वेल्डिंग बता चुका हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेल्ड करना है तो वहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर काफ़ी सारे पॉइंट पर करना है, ठीक है, मतलब 3 या 4 पॉइंट पे, यहाँ पे देख लो, एक यहाँ करना है, यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ मान लो इस पर इस पर इस पर 3-4 जगह करना है तो उसे प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। और लगभग पूरी सीट पर करना है कॉन्टिन्यूस तो उसे सीम वेल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाई। तो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क जनरेट होती है वो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड जब आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनके रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पे इमेज में देखिए आप, इन जब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का कांटेक्ट होता है तो इनके कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस की वजह से ही यहाँ पे आर्क जनरेट होती है। ठीक है, इस आर्क का टेम्परेचर लगभग मैंने बताया 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसी आर्क के हीट के द्वारा यहाँ पे मटेरियल को पिघलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्क जनरेट हुई है वो किसके द्वारा जनरेट हुई है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रोड के डायमीटर का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है थिकनेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल की थिकनेस के अनुसार ही इलेक्ट्रोड के डाय को चूज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है आप देख सकते हैं इधर इमेज में काफ़ी सारे डायमीटर में अवेलेबल होते हैं, तो उसको जो हम चूज करते हैं वो थिकनेस ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड के डाय को चूज करते हैं कि कौन सा डाया हमको यूज करना है वेल्डिंग में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल्स लाइक। ठीक है, तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम किस मेटल्स में यूज होती है? तो ये होती है आपकी कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो है एल्यूमिनियम, निकिल और मोनल मेटल में। ठीक है, मोनल यहाँ पे थोड़ा कट गया है, मोनल मेटल में यूज होती है। एल्यूमिनियम, निकल और मोनल मेटल के लिए यूज होती है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। ठीक है, फ्लेम हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, 3 टाइप की होती है। एक होती है कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ठीक है, एक होती है न्यूट्रल फ्लेम और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोनाइजिंग फ्लेम के अंदर जो ऑक्सीजन और एस्टिलीन का रेशो होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्लस एस्टिलीन का रेशो आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये होता है 0.9:1 के रेशो में होता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम के अंदर। न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 के अनुपात में होता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर जो होता है वो 1.5
1:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो ये रेशो आपको याद रखने हैं ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो के। ठीक है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 0.9, कार्बोनाइजिंग फ्लेम में 0.9:1, न्यूट्रल में 1:1 और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो जो है वो 1:1 के अनुपात होता है। ये आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कार्बोनाइजिंग फ्लेम के लिए। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे वेल्डिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह हम डेली यहाँ पे चैनल पे अपडेट करते रहेंगे डेली कुछ न्यू क्वेश्चंस को। तो इस प्रकार आप भी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भी लाइक करें। थैंक यू।